Good evening. India and Japan signed 6 agreements in the areas including cybersecurity, wastewater management, and clean energy after the 14th India-Japan Annual Summit in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Fumio Kishida held productive talks and discussed ways to boost economic and cultural linkages between the two countries. They also held delegation talks and exchanged views on regional and global issues of mutual interest so as to advance the partnership for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond. Welcome to this week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Modi and Prime Minister Fumio Kishida held productive talks at Hyderabad House in New Delhi. Both leaders discussed ways to boost economic and cultural linkages between the two countries and said the objective of the summit is to coordinate developmental projects in the northeastern parts of India in areas of connectivity, forest management, disaster risk reduction, and capacity building. Several projects including the upgradation of highways in Meghalaya, Tripura and Mizoram are underway. India and Japan have multifaceted cooperation within the ambit of their special strategic and global partnerships. After the annual summit, both the leaders signed a joint statement. आज की हमारी समिट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है।
आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स, भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री किशिदा और उनके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Australia Scott Morrison held the second India-Australia virtual summit, during which they reviewed the multifaceted relationship between the two countries and exchanged views on regional and global developments. Both leaders expressed satisfaction at the progress made under the comprehensive strategic partnership established during the first virtual summit in June 2020. PM Modi expressed his satisfaction at the enhanced scope of relationship, which now covers diverse areas such as trade and investments, defense and security, education, innovation, science and technology, critical minerals, water management, new and renewable energy technology, COVID-19 related research, etc. My dear friend Scott, नमस्कार। आपने होली की शुभकामनाएं दी, आपने चुनाव विजय की शुभकामनाएं दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में आई बाढ़ के कारण जान माल की क्षति के लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। हमारी पिछली वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम दोनों देशों के बीच एनुअल समिट्स का मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं। इससे हमारे संबंधों के नियमित रिव्यू की एक स्ट्रक्चरल व्यवस्था तैयार होगी। एक्सेलेंसी, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी की स्थापना की घोषणा का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइबर और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारे बीच बेहतर सहयोग अनिवार्य है। हम जैसे समान मूल्यों वाले देशों की यह जिम्मेदारी है कि इन उभरती टेक्नोलॉजी में उचित वैश्विक मापदंड अपनाए जाएं।
एक्सेलेंसी, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सीका, इस पर जैसा आपने कहा, मैं भी चाहता हूं कि बहुत कम समय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी बचे मुद्दों पर भी शीघ्र सहमति बन जाएगी। सीका का शीघ्र समापन हमारे आर्थिक संबंधों, इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वाड में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। हमारा यह सहयोग फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए क्वाड की सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। अब इनको, जो आपने हमें मूर्तियां लौटाई है, सारी चीजें लौटाई है, उसको सही स्थान पर लौटाया जा सकेगा। मैं सभी भारतीय नागरिकों की तरफ से इस पहल के लिए आपका फिर से एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शनिवार के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी, लेकिन टूर्नामेंट अभी बाकी है। दोनों देशों की टीमों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। Prime Minister Shri Narendra Modi addressed a webinar on energy for sustainable growth. This is the 9th webinar in the series of post-budget webinars addressed by the Prime Minister. Prime Minister said that energy for sustainable growth not only resonates with the Indian tradition, but is a pathway to achieve future needs and aspirations. He said that sustainable growth is possible only through sustainable energy sources. Prime Minister reiterated his commitment made at Glasgow to reach net zero by 2070. नमस्कार। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वायदा किया है। मैंने COP26 में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए भी लाइफ मिशन की बात कही थी, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं, उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर
भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे सोलर मॉड्यूल्स और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और R&D में भारत को ग्लोबल हब बनाने में मदद मिलेगी। साथियों, हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा की है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। इन पर भी मैं समझता हूं हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। साथियों, सस्टेनेबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के साथ ही एनर्जी सेविंग भी उतनी ही आवश्यक है। हमारे देश में और आधुनिक एनर्जी एफिशिएंट एसी कैसे बने, अधिक एनर्जी एफिशिएंट हीटर, गीजर, अवन जैसे कैसे बने, इस बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता मुझे लगती है। जहां भी बिजली की खपत ज्यादा है, वहां एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, इसका निर्माण हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो देश में एलईडी बल्ब की कीमत 300-400 रुपये हुआ करती थी। हमारी सरकार ने एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ने का स्वाभाविक था कि उसकी कीमतों में 70-80 रुपये तक नीचे आई। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय हमारे जहां स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। उससे भी हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां पंचायतों में इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट हैं, अब तक जितना काम हुआ है उसमें साल का 6,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल में बचत हुई है इन नगर पालिकाओं को। इससे भी बिजली बची है और करीब 25 लाख टन कार्बन एमिशन भी कम हुआ है।
आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने पर्यावरण की कितनी बड़ी रक्षा की है। साथियों, कोल गैसिफिकेशन कोयले का एक विकल्प के रूप में हम सोच सकते हैं। इस साल के बजट में कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं, जिसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल वायबिलिटी प्राप्त करने को बल मिलेगा और इसमें इनोवेशंस की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग कोल गैसिफिकेशन को भारत की आवश्यकता के अनुसार इनोवेशन के साथ कैसे आ सकते हैं, हमने प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही आप देखते हैं बड़े मिशन मोड में इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में अनब्लेंडेड फ्यूल पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन किया गया है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे डिस्टिलिंग प्रोसेसेस पर काम करना होगा जिनसे पोटाश और कंपोस्ट बायोगैस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हो। कुछ सप्ताह पहले मैंने वाराणसी में और अभी कुछ दिन पहले वो इंदौर में भी गोवर्धन प्लांट का उदाहरण किया है। क्या अगले 2 साल में देश के 500,000 ऐसे गोवर्धन प्लांट प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं? इंडस्ट्री को इसी तरह इन पॉसिबिलिटीज को यूटिलाइज करने के लिए इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरत मुझे लगती है। फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भारत के लिए और भी अहम है। एक अनुमान है कि भारत में 24-25 घर है। हम क्लीन कुकिंग उसको कैसे आगे बढ़े, मैं समझता हूं हमारे स्टार्टअप के लोग भी इस काम को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए सोलर चूल्हे के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा मार्केट है जो क्लीन कुकिंग मूवमेंट के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा गुजरात में एक सफल प्रयोग हुआ था। पानी की जो कैनाल्स है, नहर है, उस पर हमने सोलर पैनल लगाई। जमीन का खर्चा बच गया, पानी की बचत हो गई, बिजली भी उत्पादन हुई, यानी मल्टीपल बेनिफिट हुए। ऐसे ही प्रयोग अब देश में अन्य जगहों पर नदियों में, झीलों में भी किया जा रहा है। हमें इसको भी और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक और काम घरों में किया जा सकता है। घर में जहां बाग बगीचा होता है या फिर बालकनी होती है, क्या हम जो गार्डनिंग का कंसेप्ट है उसमें एक सोलर ट्री, हर परिवार का अपना एक सोलर ट्री हो, वैसा एक नया कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं जो घर की 10-15% 20% भी बिजली में वो सोलर ट्री मदद कर सकती है। और घर की पहचान भी बन जाएगी कि भाई ये सोलर ट्री वाला घर है, यानी ये एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। एक समाज में विशेष क्रेडिबल सोसाइटी के रूप में हम डेवलप हो सकते हैं और इसको बड़ा इजीली और बड़ा ब्यूटीफुल भी बनाया जा सकता है। With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We'll be back again next week. Until then, this is Nanda Kumar signing off. Thank you for watching and goodbye.